ये द स्टडी गुरु और मैं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग एंड फीचर्स। तो इसमें हम देखेंगे बिजनेस जो स्टैटिस्टिक्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, और ओरिजिन के बाद इसमें इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर क्या है, किस किस से इसका स्कोप क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, किससे लिंक है, किससे लिंक नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है जो आपका, वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक बिजनेस, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है? एक बिजनेस और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। तो हम एक एक का मीनिंग देख लेते हैं। बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस, मैंने आपको बिजनेस जब इकोनॉमिक्स कराई थी उसमें भी मीनिंग समझाया था, इन्वायरमेंट कराई थी जब उसमें भी समझाया था, बिजनेस फाइनेंस कराया था उसमें भी बिजनेस का मतलब समझाया था। तो अब स्टैटिस्टिक्स में और बता देते हैं बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस में इंक्लूड है एक्टिविटीज रिलेटेड टू जनरेटिंग वेल्थ। बिजनेस है आपका एक्टिविटीज रिलेटेड टू जनरेटिंग वेल्थ। अगर कोई वेल्थ जनरेट करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है, आप उसे बिजनेस कहोगे। सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, वो जो एक्टिविटी हैं, इस तरह की एक्टिविटी हैं उनसे ह्यूमन की नीड एंड वांट्स का सेटिस्फेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो आप जिससे ह्यूमन की नीड एंड वांट्स का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपकी बिजनेस में नहीं आएगी। अब इसमें क्या क्या किस तरह की एक्टिविटीज आ सकती हैं? जैसे सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, सप्लाई हो गया, या सर्विसेज हो गई जो आप कोई प्रोवाइड करा रहे हो, वो सारी बिजनेस में आएंगी। अगर आप कोई प्रोफेशन करते हो वो भी बिजनेस में आएगा। ठीक है जी, फिर ये हो गया आपका बिजनेस। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो हम थोड़ा सा ये इसको अच्छे डिटेल में देख लेंगे। जो आपका स्टैटिक्स है वो लैटिन वर्ड से आया है, स्टेटस से। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो लैटिन वर्ड से आया है, स्टेटस से, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ नंबर्स आर फिगर्स। ग्रुप ऑफ फिगर्स आर नंबर्स। नंबर का ग्रुप और फिगर्स के ग्रुप को आप स्टेटस बोलते हो। फिर उसमें किस तरह के नंबर? जिसमें इंफॉर्मेशन है ह्यूमन यूज की, आदमी की यूज की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बोली जाएंगी स्टैटिस्टिक्स। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन की बात करें तो ये ह्यूमन काइंड के आसपास का ही है। अगर हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है 3050 BC, यानी 5070 साल पहले। 5070 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे पहली बार सेंसस हुई थी। उस टाइम पे पहली बार सेंसस हुई थी कहाँ पे? इजिप्ट में। उस टाइम पे उन्होंने इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साइंस ऑफ किंग्स। साइंस ऑफ किंग्स क्यों बोला जाता है? जो राजा थे वहाँ के, राजा यूज करते थे इसको अपने बेनिफिट के लिए। फिर इसको पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी बोला जाता है। पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़े लोग इसको यूज करते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका एग्जाम्पल कब मिलता है स्टैटिस्टिक्स का? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका एग्जाम्पल मिलता है चाणक्य के टाइम पे। चाणक्य, विष्णुगुप्त सबसे पहले। चाणक्य विष्णुगुप्त से पहले नहीं मिलता इसका एग्जाम्पल। चाणक्य विष्णुगुप्त के टाइम पे कहाँ मिलता है? उसकी जो बुक थी, चाणक्य जो बुक की, और विष्णु, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है। उनकी जो बुक थी, कौन सी बुक? उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले जिक्र मिलता है। चाणक्य की बुक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। इसमें सबसे पहले जिक्र मिलता है। फिर अगर हम उसमें आए, मेडिवल में आए, तो अकबर के टाइम पे इसका जिक्र मिलता है।
अकबर के टाइम पे कहाँ मिलता है? अकबर की जो बुक है आईने अकबरी, आईने अकबरी, अकबर की नज़र से, ठीक है जी। आईने अकबरी में बताया गया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर होती थी, किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, किस तरह से वाटर वगैरह का तो वो जो डेटा है सारा, वो सारा स्टैटिक्स तो है ही। फिर अर्थशास्त्र में भी यही बताया गया उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम के कैसे थे, राजा कैसे टैक्स लगाते थे, जनता क्या करती थी, फिर उस तरह जनता पे कंट्रोल कैसे होता था, और राजा कैसे चेक करता था कोई प्रॉब्लम है उसकी जनता को तो वो किस तरह से पता चलती, ये सारी इसमें है। मेन बात अर्थशास्त्र में ये है कि उस टाइम पे लोग किस तरह से रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, वो अर्थशास्त्र में है। आईने अकबरी में ये है कि अकबर के टाइम पे लोग कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, ये आपका आईने अकबरी में है, ठीक है जी। दो ये हो गए। हम इसको और डेप्थ में समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और डेप्थ में जाके। अब एक क्वेश्चन का और इंतजाम कर लेते हैं, अगर नेट में आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की, तो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का जो फादर है वो रोनाल्ड आर ए फिशर को माना जाता है। आर ए फिशर जिनका इनोवा टेस्ट है उनको माना जाता है, जिनका बर्थ 1890 में हुआ था, डेथ 1962 में हुई थी, ठीक है जी। उनको फादर माना जाता है मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का। किसके साथ? अलोंग विद कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन जिसने कोरिलेशन रिग्रेशन ये दी थी। हम आगे चल के इनकी जो काम है स्टैटिस्टिक्स में उनको देखेंगे, जो डे टू डे स्टैटिस्टिक्स में हमारे यूज होते हैं। ये तो हो गया फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आर ए फिशर एंड कार्ल पियर्सन। फिर आता है जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स है उसके फादर कौन है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर हैं पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस क्या है? इनका नाम है प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। इनके नाम पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स भी है। कहाँ पे? कोलकाता में। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये रिनोन है किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। इन्होंने क्या किया था इंडिया में? इन्होंने क्या किया था, जो सेकंड हमारा जो 5 ईयर प्लान था, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था जिसका बेस इनकी आइडिया था, इनके दिमाग का आइडिया था, इनके दिमाग की उपज थी। इन्होंने बोला कि इंडिया में फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उद्योगों पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, जिनकी ज़रूरत आज भी हमें महसूस हो रही है। आज के टाइम पे हमारा फोकस किस चीज़ पे था? मंदिर मस्जिद पे था, मंदिर बनाने में इनमें। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ रही है वैक्सीन की, ऑक्सीजन की। तो महालनोबिस ने उसी टाइम पे जब सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था, 1957 से 62 का जो प्लान था, जिसको इंडस्ट्रियल प्लान भी बोलते हैं, उसके फादर ये थे। ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स थे। जवाहरलाल नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसा प्लान बना के बताओ जिससे इंडस्ट्री पे फोकस किया जा सके। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से फोकस किया जाएगा। तो इनके प्लान के बेस पे जितने भी हमारे आईआईटीज़ हैं, जो एम्स है, बड़े बड़े जो स्टील के जो प्लांट है, कोल के जो प्लांट हैं, वे सारे इनके आइडिया की देन थी, ठीक है जी। अब बात आती है, ये राजा थे रेमेसिस सेकंड। ये राजा थे रेमेसिस सेकंड। कहाँ के थे? इजिप्ट के। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले सेंसस जो जनगणना होती है वो कंडक्ट कराई थी सारे इजिप्ट की। कब कराई थी? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले इन्होंने जनगणना कब करा दी थी? 5000 साल पहले। हमारे यहाँ पे आज भी क्या चलता है? गो कोरोना गो। अभी फिर क्या हुआ? देखो, आपने देखा फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आर ए फिशर, स्टैटिस्टिक्स कार्ल पियर्सन। फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है? कैप्टन जॉन ग्रांट। कैप्टन जॉन ग्रांट कहाँ के थे? लंदन के। अब इन्होंने कब से कब तक था इनका पीरियड? 1620 से लेके 1674 के बीच ये रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके पास मेन पर्सन आ गए। आर ए फिशर, कार्ल पियर्सन फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स,
फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स पीसी महालनोबिस, फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैप्टन जॉन ग्रांट। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम। अब आता है हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसके रिलेशनशिप क्या है अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर साइंस या अदर सब्जेक्ट के साथ उनके क्या रिलेशनशिप है। कुछ साइंस यहाँ पे बिहेवियरल साइंस है, कुछ साइंस इनमें प्योर साइंस है, नेचुरल साइंस है। ठीक है जी। अब बात आता है, जब भी मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल बताता हूँ या बेसिक एक कंसेप्ट बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स है, आर्ट एंड कल्चर, कोई भी सब्जेक्ट है दुनिया का, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर सब्जेक्ट से भी उसका लिंक रहता ही है। तो अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कॉस्ट में, प्रोडक्शन में, डिमांड में। मैथमेटिक्स तो ओबियसली स्टैट्स और मैथमेटिक्स एक जैसे से ही होते हैं, मतलब दोनों में ही कैलकुलेशन रहती है मोस्टली। फिर एस्ट्रोनॉमी, अब आप सोचोगे कि एस्ट्रोनॉमी में कैसे। अब जो स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, जो सैटेलाइट्स हैं और कमेट हैं, मेटियोर हैं, मेट्रोराइट्स हैं, उनका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे आप। तो इसके उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगी। बायोलॉजी, आप लोग सोचेंगे बायोलॉजी में कैसे। बायोलॉजी में मान लो हमारे अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, उनको उनको आप किस तरह से छटनी करोगे, किस तरह से मेजर करोगे, उसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगी। फिर मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी में भी सीधी सी बात है। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी डेटा, पॉलिटी, जियोग्राफी, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है। ठीक है जी। अब ये हो गया इसके रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ इम्पोर्टेंस। अब आता है जी हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमन मैन। जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी में तो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस हर पल है। मान लो हम बोल रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स है। हम बोलते हैं मुझे बुखार हो रहा है, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स है। ये कैसे। मैंने बोला बारिश होगी, बारिश नहीं हो रही। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या लग रहा, बारिश होगी। मैंने बोला हाँ बारिश होगी। तो इसका मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो स्टैटिस्टिक्स है। मैंने बोला बुखार है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोरोना जाएगा, कितना, कब तक जाएगा, 2 महीने में, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत हाथ है। कैसे। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो जैसे डिमांड है, कंपटीशन है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, उनकी जो मेजरमेंट है वहाँ सब जगह आपकी स्टैटिस्टिक्स मिलेगी। फिर प्लानिंग, अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की, 1 दिन की, 2 दिन की, 100 साल की, वहाँ सब आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेट है, कोई अपनी पॉपुलेशन की, अपने कंट्री की प्लानिंग करता है, अपने लोगों की कोई प्लानिंग करता है, देश की मॉनेटरी फिजिकल प्लानिंग करता है, उन सब में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कॉमर्स, कॉमर्स में जितना भी सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की। फिर यूटिलिटी टू ब्रोकर्स, बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनी। अब ये देखो, जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह देखते हो, वहाँ पे ब्रोकर्स रहते हैं, तो उनका डेटा इतना लेंथी रहता है, वो किस तरह से स्क्रूटनी करते हैं उसकी, आपकी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। बैंकर क्या रहता है, बैंकर मान लो SBI, उस पर 40 करोड़ कस्टमर हैं, 40 करोड़ कस्टमर है SBI के पास, तो वो 40 करोड़ का डेटा किस तरह से मैनेज करेगा, हेल्प चाहिए स्टैटिस्टिक्स की। इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और LIC है, इनके पास मान लो 5-5 करोड़ कस्टमर हैं। तो 5-5 करोड़ कस्टमर हैं, उनका डेटा वो किस हिसाब से मैनेज करेंगे। मान लो 5 करोड़ में से कितने लोगों की के साथ कैजुअलिटी होगी, कितने के साथ नहीं होगी, कितने अमाउंट उनको पे करना, उसमें आपको हेल्प करेगी स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल लेके आती है, कोई प्लानिंग लेके आती है, कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई डिसीजन लेके आती है, वहाँ आपको स्टैटिस्टिक्स दिखेगी। फिर आता है डिजायरेबल इन रिसर्च, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो, डेटा एनालाइज करते हो, आपके पास डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स है ही क्या, डेटा का एनालिसिस है।
अगर आप रिसर्च करते हो तो आपके पास डेटा हुआ, डेटा को एनालिसिस करोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसके अगर उसका कोई फ़ायदा है, हर चीज़ सिक्के के दो पहलू की तरह होती है। अगर उसके पास हेड है तो टेल भी है, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस की इसकी लिमिटेशन में क्या आएगा, उसकी इसकी इम्पोर्टेंस थी तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी स्टैटिस्टिक्स की या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। अब इसकी जो लिमिटेशन है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की वो क्या है, डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डेटा। ये आपका डेटा वही एनालाइज कर सकती है जो क्वांटिटेटिव है। अगर डेटा आपको क्वालिटेटिव दे दिया जाए तो वो उसको मेजर नहीं कर पाएगी, ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे मान लो क्वालिटेटिव डेटा किस तरह का है, मैं कितना सोच सकता हूँ, मैं कितना सोचता हूँ, मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ, ये तो क्वालिटी है ना। मैं क्या परसेप्शन है, मेरी परसेप्शन क्या है, मुझे फील क्या होता है, मेरी लीडरशिप कितनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें। डज नॉट रिवील इंटायर स्टोरी, ये आपको, आप उसको डेटा दोगे, ये आपको डेटा का एनालाइज करके देगा, उसमें क्या है क्या नहीं है वो आपको खुद बताना है। जैसे कंप्यूटर की बात है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो वही इसमें है स्टैटिस्टिक्स में। आप जो डेटा का जिस तरह से कंप्यूटेशन करोगे, मान लो डेटा की आपके पास एक डेटा है, उसमें आपको मीन लगाना था, आपने मीडियन लगा दिया, तो आपके पास डेटा का मीडियन निकल के आ गया। अब वो क्या है, वो इंटायर स्टोरी नहीं बता रहा, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अब ये बात है स्टैटिस्टिकल लॉज ट्रू ओनली एवरेज, ये तभी सही है जब आप उन पे एवरेज लगा सकते हो। मोस्टली मतलब जितना भी डेटा है, जितने भी टूल हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें एवरेजेस का यूज होता है। डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, आप जाओगे, मीन भी है, अगर आप जब तक आपके पास दो डेटा नहीं होगा तो आप मीन नहीं निकाल सकते। जब तक दो डेटा नहीं होगा आप मोड, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक से ज़्यादा डेटा नहीं है। तो इज़ लाइबल टू मिसयूज, अब ये पूछता है कि ये लाइबल है क्योंकि कई टाइम पे डेटा को, आपके पास डेटा, आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो ये आपके ऊपर है। तो ये बताती है, ये इसकी लिमिटेशंस है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करता है, क्वालिटेटिव को नहीं करता, ये सारी स्टोरी नहीं बताता, ये एवरेजेस पे डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल को नहीं करता, ये इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया इसकी डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। अब हमारे पास आता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके फंक्शन क्या है, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है उसके फंक्शन क्या है, वो किस तरह से हेल्प करेगा आपकी बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स। आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, प्रेजेंट करोगे सिस्टमेटिक मैनर। अगर आपको, आपके पास कोई डेटा है, बिजनेस में कोई डेटा है, मान लो डिविडेंड का है, इक्विटी शेयर का है, डिवेंचर का है, उसको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें हेल्प करेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। अगर बिजनेस कोई हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेशन करना चाहता है, कोई हाइपोथेसिस, या फिर उसकी टेस्टिंग करना चाहता है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स की। किस तरह का हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करना है उनको, किस तरह का हाइपोथेसिस, मान लो हमारी सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं या नहीं है, या हमारे बिजनेस को में कौन सी मशीन लेके आनी चाहिए, नहीं लेके आनी चाहिए, वो इस तरह की जो हाइपोथेसिस है उनकी जो फॉर्मुलेशन करना हो। पहले हाइपोथेसिस बनाओ कि भाई हमें मशीन लेके आनी है, नहीं लेके आनी है, फिर उसको टेस्ट करो, फिर वो सारा आपको स्टैटिस्टिक्स करेगी। फिर फॉर्मुलेशन सूटेबल स्ट्रेटजीज, सूटेबल स्ट्रेटजीज में क्या क्या आता है, आपको कंपटीटर के से आगे निकलने के लिए किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह का स्टॉक चाहिए, किस तरह की मशीन चाहिए, किस तरह का कहीं मैन पावर चाहिए, वो सारी इसमें स्टेट्स। फिर आपको राशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। फिर आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अगर आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्टैटिस्टिक्स के टूल का यूज़ करोगे तभी आपके बिजनेस की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। ठीक है जी, एज ऑन कंपटीटर, आपके कंपटीटर पे किस तरह से एज बनेगी, उसमें भी आपकी स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह से इसके कुछ फंक्शंस हैं जो आप देख सकते हो। इसके बाद
हम नेक्स्ट में सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे जो इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।